Namaskar. Welcome to Mindful Wellness, our podcast by मोहन योगा स्कूल। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी, जो द योगा गुरु इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी हैं, और मैं रचना पांडे आज उनसे प्राणायाम के बारे में कुछ जानकारी लूंगी, जिससे हमें प्राणायाम की अलग अलग शैलियों के बारे में जानने को मिलेगा। तो डॉक्टर मोहन, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्राणायाम खाली पेट क्यों करने चाहिए, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? धन्यवाद रचना जी। प्राणायाम जो साधना है, इसको अगर हम खाना खाने के बाद अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी मैकेनिज्म डाइजेस्टिव प्रोसेस के और एंगेज हो रखी होती हैं। उस समय अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, एनर्जी को दूसरे ओर चैनलाइज करते हैं, तो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में एनर्जी लग रहा था उसको हम फिर दूसरे ओर पुश कर रहे हैं। इससे बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में असंतुलन पैदा हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम खाली पेट ही करना है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछूंगी कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, इन दोनों प्राणायामों में अक्सर लोगों को काफी असमंजस होता है समझने में, करने में, कि ये किस प्रकार भिन्न हैं और किस प्रकार किए जाते हैं। थोड़ा बताइएगा जी। रचना जी, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन के बारे में अगर देखें तो शास्त्रों में भी कई बार थोड़ा सा अलग अलग मत दिखाई देते हैं। इसमें सामान्य जन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा है, आप क्या अभ्यास कर रहे हो ये मैटर करता है। और अनुलोम विलोम सामान्यतया ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट किया, लेफ्ट से ब्रीद इन, और फिर राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट किया, और फिर राइट से ही ब्रीद इन करने के बाद लेफ्ट से ब्रीद आउट किया। इस तरह के कंटिन्यूअस नॉस्ट्रल को चेंज करते हुए अल्टरनेट जो ब्रीदिंग करते हैं, इसको अनुलोम विलोम, या कई लोग इसको लोम विलोम भी कहते हैं, कहा जाएगा। और नाड़ी शोधन प्राणायाम में इसी अभ्यास को कर रहे हैं, लेकिन इसमें श्वास भरने के बाद भी कुंभक है और श्वास छोड़ने के बाद भी कुंभक है। तो इस तरह से कुंभक के साथ किया जाने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही सामान्य रूप से नाड़ी शोधन कहा जाता है। नाड़ियों के शोधन का योग में, साधना में और स्वास्थ्य साधना में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक साधना में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और नियमित जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करीब 10 सेट करने के बाद 10 सेट करीब नाड़ी शोधन का अभ्यास कर लें तो ये एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। इससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास में बहुत अद्भुत परिणाम मिलता है। अक्सर जो मन चंचल होता है ना, मन का चंचल होना अपना नेचर है, और जैसे श्वास को रोकते हैं उसमें भी नॉस्ट्रल चेंज करते हुए रोकते हैं, तो मन के चंचलता को हम सबसे कम समय में कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेचक और पूरक, क्या इसी कुंभक से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, कुछ बात है? ये बताइए क्या होता है रेचक और पूरक। देखिए, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 चीजें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो इसको कहते हैं रेचन क्रिया, श्वास को निष्कासन का प्रक्रिया। अगर श्वास रोक रहे हैं तो ये कुंभक क्रिया। और ये कुंभक श्वास भर करके भी किया जाता है। अगर श्वास भर करके कुंभक किया तो इसको अंतः कुंभक कहेंगे, और श्वास छोड़ करके श्वास को रोका तो इसको बाह्य कुंभक कहेंगे। तो कुंभक 2 प्रकार हो गए। और तीसरा, श्वास भरने का प्रक्रिया, इसको पूरक कहते हैं। श्वास भरते समय पूरक को जितना डेप्थ के साथ हो सके करें, लेकिन इसमें रेशियो का भी प्रावधान है। 1:2:4 रेशियो को सबसे उत्तम माना गया, लेकिन इसमें बहुत अच्छा खासा एक बॉडी कंट्रोल चाहिए होता है। मान लीजिए आप लगभग 5 सेकंड में श्वास भर रहे हैं, तो 1:2 10 सेकंड आप श्वास छोड़ने में लगाएंगे और 20 सेकंड श्वास रोकने में लगाएंगे। इसको अगर 10 के हिसाब से करेंगे तो श्वास भरने में अगर 10 सेकंड लगाए तो छोड़ने में 20 सेकंड, रोकने में 40 सेकंड। तो इस तरह के रेशियो अभ्यास किया जाता है। रेचक, कुंभक और पूरक, के तीनों मिलाकर के प्राणायाम का एक सेट पूरा होता है।
जी। लेकिन जैसे जो बिगिनर्स हैं, नए अभ्यासी हैं, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि वो सिंपली इन्हेल करके 4-5 सेकंड ही जैसे रोक पाते हैं और एक्सहेल करके 4-5 सेकंड ही रोक पाते हैं, तो वो इस प्रकार क्या करते रहें अभ्यास अपना? जी, जो सामान्य साधक है, बिगिनर्स है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नियम लागू नहीं होंगे। इनिशियली उनको अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, तो अपने क्षमता के अनुसार थोड़ा-सा चैलेंज करते हुए, अपने आप को थोड़ा चैलेंज करते हुए अभ्यास को शुरू करेंगे। शुरुआती समय में 5 सेकंड का होल्डिंग बन पा रहा है, तो करते-करते कुछ ही समय में विद एक्लिमेटाइजेशन ऑफ द बॉडी, दे कैन इंक्रीज देयर होल्डिंग टाइम टू 10, 15, 20, पता भी नहीं चलेगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। तो शुरुआती समय में ज़्यादा नहीं हुआ सोच करके रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से करें। जी। और नाड़ी शोधन प्राणायाम को एक तरह से सबसे उच्च प्राणायाम माना गया है, तो इससे हमारे शरीर को किस-किस तरह से लाभ मिल सकता है या किन बीमारियों से हम बच के रह सकते हैं इसका अभ्यास करने से? देखिए रचना जी, इसमें ना नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारे 72,300 नाड़ियों के पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन का एक तरह से ये साधना है। तो ये नाड़ी शोधन करते समय एक तो हम हमारे शरीर के अंदर चलने वाले बहुत सारे विपरीत जो अपोजिट एनर्जी मैकेनिज्म है, इसमें कंट्रोल ले आ रहे होते हैं, और दूसरी ओर हमारे नाड़ियों का शोधन होता है, तो नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह स्मूथ होने लगेगा, एनर्जी का प्रॉपर चैनलाइजेशन हो पाएगा, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण प्रॉपर हो पाएगा। तीसरी ओर नाड़ी शोधन के इस अभ्यास को करते समय हमारे बॉडी के अंदर सूर्य सौर और चंद्र सौर के बीच में संतुलन, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में संतुलन, राइट ब्रेन हेमिस्फीयर और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर के बीच में संतुलन, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी के बीच में संतुलन, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में संतुलन, इस प्रकार के मल्टीपल जो अपोजिट एनर्जी मैकेनिज्म है, इसके बीच में संतुलन ले आने के लिए सबसे आसान और पावरफुल अभ्यास है ये। इसीलिए सभी साधकों को योग अभ्यास में मन लगे, इसके लिए शुरुआती साधना में नाड़ी शोधन जरूर करना चाहिए, जिससे वो योग साधना को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। जैसे समत्वम योग उच्यते है कि बैलेंस इज द सीक्रेट ऑफ योग, तो इस तरह नाड़ी शोधन करके हम अपने शरीर के हर एस्पेक्ट में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जी। एक और प्रश्न मन में आता है, कई जगह डॉक्टर साहब सुनने को मिलता है कि हम लोग नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स वी डोंट यूज आवर लंग्स टू ऑप्टिमम, अपने लंग्स का पूरी तरह से फेफड़ों का हम यूज नहीं करते, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या ये सही माने में है बात और इसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं? जी, ये रचना जी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि सामान्य लोग भी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, पता भी नहीं चल रहा है तो भी ब्रीदिंग चल रहा होता है। ऐसे कंडीशन में ये ऑटोमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न में हमारा सिस्टम काम करता है, तो इसका मेटाबॉलिक सिस्टम में, हमारे एनर्जी सिस्टम में इतना ऑप्टिमाइजिंग नेचर का इफेक्ट नहीं आ रहा होता है, इसका हार्मोनल सिस्टम में भी इतनी ज़्यादा अच्छा बैलेंसिंग इफेक्ट नहीं आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ब्रेथ अवेयरनेस का प्रैक्टिस शुरू करते हो, ब्रेथ के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करने लगते हो, अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करने लगते हो, आपके शरीर के अंदर एक और जो ब्रीद इन करते समय शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, इसका अनुभूति होने लगेगा। दूसरी ओर जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट अवेयरनेस के साथ कर रहे होते हैं, तो ब्रीद आउट करते समय भी शरीर के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्टेज जैसे शरीर से बाहर निकलने लग जाए, शरीर के अंदर हल्केपन का विकास होता है, शरीर के अंदर लाइटनेस आने लगता है। उस लाइटनेस के साथ शरीर के अंदर स्पेस क्रिएट होता है, जो शरीर के इंटरनल एक्टिविटीज के फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह से जब आप अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करते हो, आपका लंग्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, और इसी तरह से जब आप अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करते हो, माइंड उस समय के लिए बाहर के अनावश्यक चीजों को दिमाग में भरना बंद कर देगा। माइंड विल स्टार्ट एंगेजिंग with the breath and start experiencing its effects so that it will stop entertaining unwanted thoughts. As a result, हमारे ब्रेन के फंक्शन में भी जो वर्कलोड पैदा हो रहा होता है सामान्य अवस्था में, जिससे ब्रेन का जो धड़कन होता है पर मिनट
हजारों में जा रहा होता है, पर सेकंड 20-25 बार से लेकर के ये 2-3 हजार बार तक पहुंचता है लोगों का। जैसे आपका ब्रेथ अवेयरनेस शुरू होता है, ये घट करके बिलो 1000 आ जाएगा। तो ऐसे अवस्था में फिर माइंड मेडिटेटिव होता है। जब आपका माइंड मेडिटेटिव होगा तो आप चाहे कोई भी काम करने लग जाएं, उस काम को बहुत ही सहजता से पूरा कर पाएंगे। इन कई कारणों से हम हमेशा अपने साधकों को सजेस्ट करते हैं, आप सबको अनुरोध करते हैं कि दिन में कम से कम 5-10 मिनट ही सही अवेयरनेस ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आपके जीवन में आनंद का अलग ही बहार आ जाएगा। ये बहुत अच्छा बताया आपने कि अवेयरनेस ब्रीदिंग प्रैक्टिस हमें करती रहनी चाहिए। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ हम इसको कर सकते हैं। एक हैबिट डाल लें तो हम प्रॉपरली अपने लंग्स का साथ साथ ही एक्सरसाइज करते रहेंगे दिन भर में। इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आसन करते समय भी जब हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो वो भी क्या एक तरह से प्राणायाम का अभ्यास होता जाता है हमारा? जी हाँ, ये भी बहुत ही कॉमन प्रश्न है और जो भी योग अभ्यास करते हैं उनके मन में ये डाउट होता रहता है कि आसन के साथ प्राणायाम हो सकता है क्या, या हो सकता है तो कैसे करें। तो आसन जब भी अभ्यास कर रहे होते हैं, हर एक आसन के साथ आप निरंतर प्राणायाम की अवस्था में बना रह सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप जब भी आसन का अभ्यास करते हो, डीपर ब्रीद इन डीपर ब्रीद आउट के फ्लो को मेंटेन करें। तो इसको योग में उज्जाई प्राणायाम कहते हैं, उज्जाई ब्रेथ कहते हैं। तो उज्जाई साधना आपका 24 घंटा बन सके, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें करना क्या है, आप अंदर श्वास भरते समय भी स्मूथ और रिदमिक फ्लो को आप अनुभव कर सकें, बाहर श्वास को निकालते समय भी स्मूथ और रिदमिक फ्लो के साथ ब्रेथ को बाहर निकाल सकें। जैसे इस तरह से ऐसे आवाज, जैसे छोटे बच्चे सोते समय अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे तो ये सहज ही ऐसा श्वास का आवाज होता है। इस प्रकार का आवाज अभ्यास के समय भी मेंटेन हो जाए तो ये उज्जाई ब्रीदिंग है, और इसको जितना ज्यादा समय मेंटेन कर सकें उतनी जल्दी आप ध्यान के उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। थैंक यू। और दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आसन और प्राणायाम को सीखने का अगर आप वीडियो उसके बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे मोहन योगा स्कूल चैनल पे सर्च करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लीव अ रिव्यू सो दैट others can also join us. And till we meet next, namaskar. नमस्ते।